बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और किस तरह से बना होता है, ये जानेंगे हम आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपकी बुक ने यहाँ इस पेज पर और नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई हेडिंग नजर नहीं आ रही। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले, उसके लिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। आप भी इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और ये डायग्राम जो है ये भी आप लोग बनाएंगे। इस डायग्राम में क्या है, ये मैं जब कंस्ट्रक्शन की बारी आएगी तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया था। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक शख्स था जिसका नाम था एल्बर्ट ए माइकलसन। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट devised by Albert A. Michelson in 1881। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये इंटरफेरोमीटर किसने बनाया था और कब बनाया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस इंटरफेरोमीटर का फायदा क्या है। देखें, आपको मालूम है लेंथ मेजर करने वाले बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग जानते हैं, जिनमें मीटर रॉड है, जिसमें स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है। ये भी लेंथ मेजर करने वाला, डिस्टेंस मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन खास बात क्या है, ये बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है, यानी डेसिमल के बाद बहुत सी प्लेसेस आपको बता सकता है। तो स्टूडेंट्स, पर्पस इसका क्या है? टू मेजर डिस्टेंस या लेंथ भी कह सकते हैं, वेरी प्रिसाइजली, बहुत ज्यादा प्रिसाइजली। अब ये ऐसा कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है कि ये इतना प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर कर सकता है? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये लाइट की इंटरफेरेंस पर काम करता है। किस तरह से वो हम इसकी थ्योरी में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग प्रिंसिपल में ये लिख लें कि वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की इंटरफेरेंस पे ये काम करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहां पर इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स लिखूंगा और साथ साथ मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कौन सा कंस्ट्रक्शन पार्ट कहां पर है। जरा देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपने एक लाइट सोर्स लेना है। लेकिन याद रखिएगा, अभी तक इस चैप्टर में जहां भी लाइट सोर्स की बात है, हम पॉइंट सोर्स की बात करते थे। आज हम जो लाइट सोर्स लेंगे वो पॉइंट सोर्स नहीं होगा, बल्कि वो एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होगा। एक्सटेंडेड लाइट सोर्स क्या होता है? अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं, ये एक पॉइंट सोर्स है। अगर इस तरह के बहुत से पॉइंट सोर्स आपके पास मौजूद हों तो फिर ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड सोर्स बन जाएगा। तो एक्सटेंडेड सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स से थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। और भी बहुत से फर्क हैं, लेकिन वो आपके लेवल के नहीं है। अभी आप बस इतना याद रखें कि जो आपकी लाइट सोर्स आज ले रहे हैं वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। उसके बाद स्टूडेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम दो मिरर्स भी यूज करेंगे इसमें। टू मिरर्स, M1 एंड M2, ये M1 और M2। और फिर हम यूज करेंगे एक ग्लास प्लेट G1, ये वाली ग्लास। आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने इस तरह से कलरिंग की हुई है। उसकी एक खास वजह है, क्योंकि ये जो G1 है ये है पार्शियल रिफ्लेक्टर। आमतौर पर शीशा लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। ये एक ऐसा ग्लास प्लेट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगा, यानी आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी और लाइट इसमें से गुजर के आगे भी जा सकती है। तो कुछ लाइट का पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस, और कुछ लाइट का पोर्शन जो है वो उसमें दाखिल होकर आगे निकल जाएगा। तो यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और लाइट ट्रांसमिट भी हो सकती है, उसमें से गुजर भी सकती है।
तो ये हमारे पास एक पार्शियल रिफ्लेक्टर है। आप देख रहे हैं अगर इस पर एक बीम आए लाइट की तो वो बीम का कुछ हिस्सा इधर और बीम का कुछ हिस्सा आगे चला जाएगा। इसको हम समटाइम्स बीम स्प्लिटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक ही बीम को दो हिस्सों में स्प्लिट कर रही है, एक को रिफ्लेक्शन के थ्रू और एक को ट्रांसमिशन के थ्रू, एक को जाने दे रही है और एक को वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, ये तो हो गया ग्लास प्लेट G1 और उसके बाद याद रखिएगा एक और ग्लास प्लेट आपको आगे नजर आ रही है। ये क्या है, बस इसका नाम अभी बता देता हूं, इसका नाम है कंपनसेटर प्लेट। ठीक है, कंपनसेटर प्लेट। लेकिन ये क्या कंपनसेट कर रही है ये मैं आपको वर्किंग के बाद बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो ग्लास प्लेट G1 है, ये वाली ग्लास प्लेट, इसका काम तो समझ में आ गया ना। इसका काम क्या है, बीम्स को स्प्लिट करना। ठीक है जी, तो मैं ये लिख देता हूं कि बीम स्प्लिटर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे इसका क्या काम है। ये बीम स्प्लिटर है, ये लाइट की एक बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब जरा देखते हैं इसमें वर्किंग क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप देखें आपका लाइट सोर्स जो है, ये जो हमारा लाइट सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स जो भी होगा, इसमें से बीम जाएगी और बीम इस पर टकराने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो रिफ्लेक्ट होकर मिरर M1 की तरफ जाएगी L1 डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, उस बीम को मैं 1 का नाम दे रहा हूं। इसी तरह से इस बीम का कुछ हिस्सा जो है वो इस ग्लास में एंटर होकर फिर आगे जाएगा और ये जाएगा मिरर M2 की तरफ। अभी इमेजिन कर लें दरमियान में ये नहीं पड़ा, ताकि हम इसकी वर्किंग को पहले समझ लें, फिर हम बताएंगे कंपनसेटर का क्या फायदा है। तो इमेजिन करें ये दरमियान में नहीं है, तो ये जो बीम जाएगी ऐसे, ये बीम सीधा मिरर M2 से टकराएगी L2 डिस्टेंस पर जो मौजूद है, और फिर हमारे पास इस बीम को मैंने बीम 2 का नाम दे दिया। तो यानी कि आपकी जो ओरिजिनल सोर्स था उसके दो हिस्से हो गए और वो दो हिस्से कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, एक रिफ्लेक्टेड लाइट है और एक ट्रांसमिटेड लाइट है। तो जरा देखिए आपके ग्लास प्लेट G1 जो थी उसने क्या किया, ग्लास प्लेट G1 splits the light beam into two parts। ठीक है, जो आपका ग्लास प्लेट G1 है उसने असल लाइट की जो बीम थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये हिस्सा मिरर M1 की तरफ जाएगा, लेकिन किस प्रोसेस की वजह से ऊपर जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे दो हिस्सों में एक हिस्सा क्या हुआ, वो है रिफ्लेक्टेड पोर्शन, जिसको मैंने बीम 1 का नाम दिया। ठीक है जी, ये वाला। और दूसरा है जो उसमें एंटर होकर आगे चली गई, ट्रांसमिटेड पोर्शन, जिसको हमने बीम 2 का नाम दिया। ये ठीक है। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड पोर्शन क्या करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्टेड पोर्शन यहां से टकराने के बाद मिरर M1 की तरफ जाएगी L1 डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस कहां आएगी, ग्लास प्लेट के ऊपर, और फिर वहां से दोबारा रिफ्रैक्ट होकर ऑब्जर्वर उसको देखेगा। ठीक है जी, तो इसका जर्नी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड पोर्शन क्या कर रहा है लाइट का। तो याद रखिएगा बीम 1 जो है, ये वाली बीम will travel L1 distance to mirror M1 तक जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू G1 और G1 पर वापस आ गई टकराने के बाद। ठीक है जी, तो एरो इस तरह से नजर आएंगे, आप वापस आ गई और यहां पर आने के बाद फिर क्या करेगी, फिर उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की तरफ आएगा। तो यहां से हम ये कहेंगे ये जो हिस्सा अंदर जा रहा है ये हमारे पास रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं। ठीक है जी, एंड
पार्शली refract to reach observer eye। तो ये देखें जी, आपने देखा ये इसका जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन था ये वाला, इसका जर्नी एक दफा फिर देख ले। लाइट यहां से आई, ये हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, मिरर M1 तक गया, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया और यहां से फिर ट्रांसमिट होकर या रिफ्रैक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंच गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग जर्नी भी देख लें, उसका सफर भी देख लें और उसकी मंजिल देखें, कहां पहुंचा वो, ऑब्जर्वर आए। अब वो ऑब्जर्वर जो है वो टेलीस्कोप लगाकर इस सारे सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहा होगा। वो क्या ऑब्जर्व करेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आप लोगों ने रिफ्लेक्टेड पोर्शन को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमिटेड पोर्शन, वो लाइट का हिस्सा जो बजाय रिफ्लेक्ट होने के ग्लास में एंटर होकर आगे चला गया था। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, इसको जरा देखिए हमारे पास। तो बीम 2 क्या कर रही है, बीम 2 यहां से ग्लास प्लेट G1 में से ट्रांसमिट हो गए, ठीक है जी। बीम 2 विल ट्रेवल L2 डिस्टेंस, ये L2 डिस्टेंस कहां तक पहुंचेगी फिर, मिरर M2 पर, ठीक है जी। बीम 2 विल ट्रेवल L2 डिस्टेंस टू मिरर M2, वहां पहुंचकर क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू, वापस कहां रिफ्लेक्ट होगी, फिर से G1। इसको फिलहाल मैंने बोला था भुला दें, ये समझे नहीं पड़ा रास्ते में। तो M2 से यहां G1 पर आएगी, रिफ्लेक्टेड बैक टू G1, और यहां से फिर से ये दाखिल नहीं हो जाएगी आगे, इसने रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाना, ठीक है जी। तो कुछ हिस्सा इसका दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर आंख तक पहुंचेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड बैक टू G1 and then reflected to observers to reach observer's eye, या reflected from G1 कह देता हूं कि यहां पर दोबारा आकर फिर टकराकर ऑब्जर्वर आई की तरफ गए। reflected from G1 to reach observer's eye। ये हो गया स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि दोनों बीम्स जो हमारे पास स्प्लिट हुई हैं ओरिजिनल सोर्स से, वो दोनों बीम्स क्या क्या कर रही हैं, कहां कहां जा रही हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब उनका सफर क्या था वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मंजिल क्या है। अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास इसकी मंजिल क्या है कि ये भी अल्टीमेटली ऑब्जर्वर आए तक पहुंच गई यहां तक, और वो जो बीम 2 थी वो भी अल्टीमेटली कहां पहुंच गई, आंख पर पहुंच गई। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी जरा तवज्जो कीजिए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये जो बीम स्प्लिटर है इसका क्या फायदा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। जरा तवज्जो करें स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम मैंने आपको सामने बनाई है ये रियलिटी में कैसी दिखेगी, आइए जरा इसको देखते हैं डिटेल में। ये देखिए, ये हमारे पास ग्लास प्लेट G1 है जो आपको मालूम है पार्शियल रिफ्लेक्टर है, यानी कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है और कुछ लाइट को ट्रांसमिट भी कर सकती है। इससे कुछ दूर एक मिरर M1 पड़ा हुआ है L1 लेंथ पर, और दूसरा मिरर M2 पड़ा हुआ है L2 लेंथ पर। अब जरा तवज्जो करें, ये है हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो यहां से ऑब्जर्व करेगा। अब होगा क्या, जरा तवज्जो करें, वही सारी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि सोर्स से एक लाइट बीम निकलेगी। ये लाइट बीम जब ग्लास प्लेट G1 पर टकराएगी तो आपको मालूम है ना, ये जो ग्लास प्लेट है क्या कर सकती है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी और वो मिरर M1 की तरफ जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और वो मिरर M2 की तरफ जाएगा। अब ये जो हिस्से जा रहे हैं ये उन मिरर्स से टकराकर फिर वापस आएंगे। जब ये मिरर से टकराकर वापस आएंगे ग्लास प्लेट G1 से फिर टकराएंगे और हमारे पास ये अल्टीमेटली आंख तक पहुंचेंगे। तो ऑब्जर्वर इनको स्टडी करेगा। ये है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक कॉन्सेप्ट जो आप लोग देख रहे हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जो हमारे पास कंपनसेटर प्लेट है वो क्यों यूज की गई है। जरा क्लोजली देखिएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ बीम 1 को देखते हैं। तो बीम 1 थी वो जो रिफ्लेक्ट हुई थी, जरा देखें, हम बीम की शक्ल में अगर देखें तो ये हमारे पास एक रे आ रही है लाइट की, और ये रे जो है वो ग्लास प्लेट से टकराई। आपने देखा ये ग्लास प्लेट के अंदर चली गई है।
अब ये इसके अंदर वाले हिस्से से रिफ्लेक्ट होगी और जब रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आएगी तो आप देखें इसने इस ग्लास प्लेट के अंदर कितनी दफा ट्रेवल किया? 2 दफा, एक दफा आते हुए, एक दफा वापस जाते हुए। अब ये बीम फिर ऊपर चली जाएगी, ऊपर मिरर से टकराकर ये फिर दोबारा आकर G1 से जब टकराएगी, एक दफा फिर से इसको G1 में से गुजरना पड़ेगा और फिर ये फाइनली ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंचेगी। जल्दी से जवाब दें स्टूडेंट्स कि हमारी जो ये बीम है, जो बीम 1 है, उसको कितनी दफा इस ग्लास प्लेट G1 में से गुजरना पड़ा? 3 दफा। अगर नहीं समझ में आया, एक दफा फिर से देख लें स्टूडेंट्स। तो ये रे आई, एक दफा यहां पर ये एंटर हुई, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर गई, फिर मिरर से वापस जब आएगी तो फिर से इसको दोबारा से इसमें से गुजरना पड़ेगा। तो ये 3 दफा गुजरी। अब जरा इमेजिन करें, इसको छोड़ दें, बीम 2 को देखें, बीम 2 जो हमारे पास ट्रांसमिट हुई थी। जरा देखें, हमारे पास ओरिजिनल बीम जो है उसका कुछ हिस्सा इस ग्लास प्लेट G1 में से पास किया। जब वो इस ग्लास प्लेट G1 में से पास किया, अब आप ये देखें कि ये हमारे पास मिरर M2 की तरफ रे जा रही है और फिर ये वापस आई और अब के ये इस ग्लास प्लेट G1 में नहीं दाखिल होगी और टकराकर ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंच गई। स्टूडेंट्स, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो बीम 2 है ये मिरर में सिर्फ एक दफा गुजरी है और बीम 1 3 दफा गुजरी थी। इससे क्या होगा, इनका पाथ डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, पाथ लेंथ्स चेंज हो जाएंगी। इसको बराबर करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं दरमियान में यहां पर इसी ग्लास प्लेट G1 के मटेरियल से बना एक और ग्लास प्लेट लिख दूंगा जिसको G2 बोलूंगा। अब जरा देखिएगा ये क्या करते हैं। बीम 2 को दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। बीम 2 यहां से एंटर हुई, एक दफा प्लेट में से गुजरी, ग्लास प्लेट में से, और उसके बाद फिर ये आगे जा रही है। अब ये कंपनसेटर प्लेट में से भी एक दफा गुजरेगी, 2 दफा गुजर गई। अब ये आगे जा रही है, मिरर से टकराकर जब वापस आएगी तो फिर से ये कंपनसेटर प्लेट में से गुजरेगी, 3 दफा गुजर गई और फिर ये आकर यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंची। तो इसका मतलब अब ये भी कितनी दफा हमारे पास उस ग्लास प्लेट में से गुजरी? 3 दफा। और बीम 1 के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो 3 दफा गुजरी। तो इसका मतलब वो जो डिफरेंस आ रहा था हमने खत्म कर दिया, क्या करके? एक ग्लास प्लेट और लगाकर। इसका मतलब ये जो कंपनसेटर प्लेट हमने लगाई है, इसका काम क्या हुआ? इसका काम हुआ पाथ लेंथ्स को बराबर करना। तो ये मैं बात लिख देता हूं कि कंपनसेटर क्या करता है, इसका काम क्या है? टू इक्वलाइज पाथ लेंथ्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बीच में क्यों बना है। अब इसका मतलब समझ लिया तो बस ये इनफ है। अब मैं इसको बार बार आपके सामने नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये जो रे है ये ऐसे आई थी, एक दफा अंदर गई, फिर वापस आई, फिर ऊपर गई और फिर दोबारा इसमें से गुजरी, तो 3 दफा गुजरी। और ये जो है दूसरी रे, अब वो भी 3 दफा गुजरेगी। ये एक दफा गुजरी, फिर आगे गई, फिर दूसरी दफा गुजरी, फिर वापस टकरा कर आई तो तीसरी दफा गुजरी और फिर यहां से टकराकर वापस, यानी कि दोनों बीम्स 3 दफा जो है वो हमारे पास उस मटेरियल में से गुजरेंगी, तो उनके पाथ लेंथ जो है वो इक्वलाइज हो जाएंगे। ये है हमारे पास कंपनसेटर प्लेट का फायदा। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे पास जो स्टडी करने वाली बीम्स हैं वो 2 हैं, एक बीम 1 है और एक बीम 2 है। वो कैसे ट्रेवल कर रही है, किस किस में से गुजर रही है, कहां रिफ्लेक्ट हो रही है, कहां रिफ्रैक्ट हो रही है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मालूम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका सफर नहीं है, उनकी मंजिल है। और उनकी मंजिल क्या है? ये भी लिखा है टू रीच ऑब्जर्वर्स आई, ये भी लिखा है टू रीच ऑब्जर्वर्स आई, यानी कि दोनों बीम्स हमारी आंख पर इकट्ठे हो रहे होंगे। अब जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास दोनों बीम्स इकट्ठी हो रही हो तो आपको मालूम है दोनों बीम्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। और अगर आप देखें बीम्स 2 हैं लेकिन उनका ओरिजिनल सोर्स एक है, यानी कि हम कहेंगे कि यहां पर तो इंटरफेरेंस की शर्त पूरी हो रही है कि कोहेरेंट बीम्स भी हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट भी है और साथ साथ एक ही डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं, तो ये तो इंटरफेरेंस करने के लिए काफी है। लेकिन इंटरफेरेंस ऐसे नहीं समझ आएगी अगर आप बीम के तौर पर देखेंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को। अगर आप इंटरफेरेंस समझना चाहते हैं तो फिर हम रे के जरिए देखेंगे। स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, हम एक रे को इमेजिन करते हैं। जरा देखिए, हमारे पास ये जो वेव जा रही है, ये वेव जब हमारे पास इस स्प्लिटर में से टकराएगी तो कुछ हिस्सा मैंने बताया था कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और ये दोनों हिस्से जो है वो जब जाकर अपने अपने मिरर्स से टकराकर वापस आएंगे
और फिर जब ये गुजरने के बाद आंख पर इकट्ठे होंगे, जरा तवज्जो कीजिए, आप देख रहे हैं दोनों वेव्स का क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोनों वेव्स एक दूसरे का जो अफेक्ट है वो इनहांस करेंगे, जिसे फिजिक्स में हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर आप यहां देखेंगे तो ऑब्जर्वर को बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट नजर आएगी, क्योंकि लाइट की दोनों वेव्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, यह भी मुमकिन है अगर आप इमेजिन करें उस मिरर का डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज कर दें। जब आप मिरर का डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हो सकता है हमारे पास ये लाइट्स कुछ इस तरह से ट्रेवल करें कि अब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ बने। इस सूरत में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे पास डार्क स्पॉट बनेगा। ये तो कहानी है स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेव की, लेकिन आपको पता है लाइट के अंदर तो बहुत सी वेव्स होंगी। कुछ आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और ब्राइट स्पॉट बनाएंगी, कुछ आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और डार्क स्पॉट बनाएंगी। तो एक्चुअली में जब आप बात करेंगे एज ए होल, तो जो चीज ऑब्जर्वर को नजर आएगी वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव या सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, सिर्फ मैक्सिमा सिर्फ मिनिमा नहीं, सिर्फ ब्राइट स्पॉट सिर्फ डार्क स्पॉट नहीं, बल्कि उनका कुछ इस तरह से मिक्सचर नजर आएगा जिन्हें हम डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं। ये है जो ऑब्जर्वर देखेगा। तो ये ऑब्जर्वर जब देखेगा तो ये जो ब्राइट एरियाज हैं ये निशानदेही कर रहे हैं कि यहां पड़ने वाली जो वेव्स थी उन्होंने आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, और ये जो डार्क स्पॉट्स हैं वो हमारे पास ये जाहिर कर रहे हैं कि यहां जो वेव्स थी उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, नलीफाई किया, जिसकी वजह से हमारे पास यहां डार्क एरियाज बन गए। तो ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई नीचे, ये है वो फ्रिंज पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर है उसको ये नजर आ रहा होगा। तो क्योंकि हमारे पास एक वेव तो है नहीं, उस बीम के अंदर कई वेव्स होंगी, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगी तो कुछ डिस्ट्रक्टिव करेंगी, हमारे पास इस तरह का फ्रिंज पैटर्न बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग भूल गए होंगे कि क्या पर्पस था इसका, टू मेजर डिस्टेंस वेरी प्रिसाइजली। इस फ्रिंज पैटर्न को बनाकर हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, अब हम ये जानेंगे। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम माइकलसन के इंस्ट्रूमेंट की अब हम थ्योरी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूजफुल हो सकता है। स्टूडेंट्स अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सारी चीजें आपकी बुक ने लिखी हुई हैं डिफरेंट जगहों पर। इनको आप लोग ढूंढें और लिखेंगे आप लोग इसी तरतीब से, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट चीजों को डिस्कस किया हुआ है। अब मैं जो थ्योरी डिस्कस करूंगा वो आपके इस पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले पहले सारी चीजें मैंने आप लोगों को ये बता दी हैं। नाउ स्टूडेंट्स आइए जरा स्टार्ट करते हैं अब थ्योरी को अंडरस्टैंड करना। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम किस तरह से स्मॉल बट प्रिसाइज मेजरमेंट्स या लेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जरा दोबारा से देखते हैं माइकलसन की जो कंस्ट्रक्शन थी इंटरफेरोमीटर की, वो कुछ इस तरह से थी। आप देख रहे हैं वो दोनों मिरर्स M1 और M2 स्टैटिक हैं, रुके हुए हैं, अभी तक मैंने इनको मूव नहीं करवाया। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो पैटर्न है स्क्रीन के ऊपर जो ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा होगा उसमें फ्रिंजेस आपको नजर आ रही हैं। जरा स्टूडेंट्स अब नोट कर लें ये बात कि इन दोनों मिरर्स में से एक मिरर जो M1 है वो अपनी जगह पर मूव कर सकता है, और एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल इंटरफेरोमीटर होते हैं उनमें ये मूव करता है। और किस तरह से मूव करता है, एक प्रिसीजन स्क्रू लगा होता है इसके साथ। आप उस स्क्रू को जब घुमाएंगे तो ये मिरर अपनी जगह पर आगे पीछे मूव करेगा। लेकिन आपने स्टूडेंट्स नोट किया जैसे जैसे ये मिरर आगे पीछे मूव किया वैसे वैसे जो हमारे पास फ्रिंज पैटर्न है वो भी चेंज होना शुरू हो गया। उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि पहले दोनों वेव्स जो हैं कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, लेकिन जब आपने एक मिरर को थोड़ा सा मूव किया तो उसने जो वेव ने ट्रैवल किया वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उनका पाथ डिफरेंस चेंज हो गया, तो उनका फ्रिंज पैटर्न भी चेंज हो गया। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका मिरर मूव करेगा तो जो फ्रिंज पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वो फ्रिंज पैटर्न मूव करना शुरू हो जाएगा। इसी में सारी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे नहीं मालूम कि मिरर कितना मूव करेगा, लेकिन मैं फ्रिंज क्योंकि इतनी बड़ी मुझे नजर आ रही हैं तो उनकी मूवमेंट बड़ी विजिबल है, उनकी मूवमेंट को मैं देख भी सकता हूं, मेजर भी कर सकता हूं, और उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करके मैं हिसाब लगाऊंगा, पता लगाऊंगा, कैलकुलेट करूंगा कि मिरर ने कितना मूव किया होगा।
ये तरीका होगा बेसिकली। तो दोबारा बता देता हूं कि मैं ऑब्जर्व क्या करूंगा, फ्रिंजेस को, और फ्रिंजेस को देखूंगा कि उसने कितना मूव किया और उससे हिसाब लगाऊंगा कि मिरर ने कितना मूव किया होगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, मैंने आपको बोला मिरर M1 मूव कर रहा है, लेकिन जरा अगर मैं मिरर M2 को उसकी बजाय मूव करवाऊं तो भी आप देखेंगे कि फ्रिंज पैटर्न जो है वो आपका चेंज होगा। लेकिन अगर हम मिरर M2 को मूव करवाएं तो साइड से मैं इन दोनों चीजों को इकट्ठे देख सकता हूं, मिरर को मूव होते हुए भी और फ्रिंज पैटर्न चेंज होते हुए भी। तो याद रखिएगा मैं इसी तरह करूंगा ताकि आप आसानी से देख सकें। लेकिन जब आपने पेपर में लिखना है और असल इंटरफेरोमीटर जो है वो मिरर M1 को मूवेबल रखता है, तो अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं मिरर M2 को मूव करता हूं, मैंने देखा कि फ्रिंज जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गए। आइए इन फ्रिंजेस को जरा गौर से देखते हैं, इनसे क्या पता चल सकता है। जब मैंने इन फ्रिंजेस को गौर से देखा, आप देख रहे हैं ये टेलीस्कोप से देख रहा हूं मैं, जिसकी निशानी ये है कि वो आपको दरमियान में क्रॉस वायर नजर आ रहा है। ये क्रॉस वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आपका जो क्रॉस वायर है उस पर एक ब्राइट फ्रिंज आ रही है। अब जरा मैंने मिरर को मूव किया और मैंने देखा कि एक ब्राइट फ्रिंज आगे चली गई और उसकी जगह पिछली ब्राइट फ्रिंज आ गई। जब एक ब्राइट फ्रिंज की जगह दूसरी साथ वाली ब्राइट फ्रिंज आ जाए, इसे हम बोलते हैं कि वन फ्रिंज शिफ्ट। कि फ्रिंज शिफ्ट तो हुई है, फ्रिंज मूव तो हुई है, लेकिन इस मूवमेंट को हम वन फ्रिंज शिफ्ट का बोलेंगे। और अगर आपको वजह पता हो तो वो ये है कि फ्रिंज शिफ्ट एक तब होती है जब दोनों वेव्स में से वो वेव्स जिसका मिरर मूव किया है उसने एक पूरी वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल की हो। इसका मतलब वन फ्रिंज शिफ्ट कब होगी, जब पार्ट डिफरेंस दोनों वेव्स का वन वेवलेंथ हो जाए। अब जरा तवज्जो कीजिए, अगर आप फ्रिंज में देखें कि एक क्रॉस वायर पे पहले ब्राइट फ्रिंज थी और फिर उससे पिछली ब्राइट फ्रिंज भी आई और उससे भी पिछली ब्राइट फ्रिंज आ गई क्रॉस वायर के ऊपर। अब आपने देखा कि एक ब्राइट की जगह साथ वाली ब्राइट नहीं बल्कि उसके साथ वाली ब्राइट आ गई है। इसे हम कहते हैं कि ये टू फ्रिंज शिफ्ट है। और टू फ्रिंज शिफ्ट की वजह क्या होगी, दोनों वेव्स के दरमियान पूरी दो वेवलेंथ का फर्क आ गया इसका मतलब। इसी तरह से अगर आप देखें क्रॉस वायर के आगे तीन ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो चेंज हों तो इसका मतलब ये थ्री फ्रिंज शिफ्ट है। और थ्री फ्रिंज शिफ्ट की वजह फिर क्या होगा, दोनों वेव्स के दरमियान जो है वो तीन वेवलेंथ्स का डिफरेंस आ चुका है। नाउ स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आप लोग कि मैं फ्रिंज शिफ्ट से ये अंदाजा लगा सकता हूं कि वेव के दरमियान कितना पाथ डिफरेंस आ चुका है। लेकिन अब मुझे तो ये अंदाजा लगाना है कि मिरर ने कितना मूव किया होगा। तो जरा स्टूडेंट्स अब जरा तवज्जो से देखिएगा, दोबारा से देखते हैं। फ्रिंज पैटर्न था और हमारे पास क्रॉस वायर के ऊपर जो है वो एक ब्राइट फ्रिंज आ रही है। जरा देखें, अगर एक ब्राइट फ्रिंज की जगह पिछली ब्राइट फ्रिंज आ जाए तो इसका मतलब कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ, एक फ्रिंज शिफ्ट हुआ। इसका मतलब दोनों वेव्स के दरमियान पूरी वेवलेंथ का डिफरेंस आ गया, तो पार्ट डिफरेंस वन वेवलेंथ हो गया, एक लैम्डा पूरा। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि मिरर ने कितना मूव किया होगा, और आप सोचें कि अब एक वेव दूसरे के मुकाबले में वन वेवलेंथ एक्स्ट्रा कवर कर रही है, पार्ट डिफरेंस वन वेवलेंथ है, तो इसका मतलब मिरर वन वेवलेंथ पीछे गया होगा। नहीं स्टूडेंट्स, मिरर उसका आधा गया होगा, क्योंकि अगर मिरर आधी वेवलेंथ पीछे जाए तो फिर ये वेव जाते हुए भी आधी वेवलेंथ कवर करेगी और आते हुए भी आधी वेवलेंथ कवर करेगी, तो उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, पूरी वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर ली, लैम्डा। इस वजह से हमारे पास एक फ्रिंज शिफ्ट हुई थी। तो अगर हमारे पास यहां पर एक फ्रिंज आपको शिफ्ट होते दिखाई दे तो इसका मतलब मिरर ने एक वेवलेंथ नहीं बल्कि आधी वेवलेंथ ट्रेवल किया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करेंगे क्रॉस वायर पर आपको दो फ्रिंजेस शिफ्ट होती दिखाई दें, इसका मतलब हमारे पास मिरर ने दो वेवलेंथ पीछे नहीं गया होगा, बल्कि मिरर को आप एक वेवलेंथ भी पीछे ले जाएं तो वेव जाते हुए भी एक वेवलेंथ ट्रैवल करेगी, आते हुए भी एक वेवलेंथ ट्रैवल करेगी, तो इसका मतलब दो वेवलेंथ का डिफरेंस हो जाएगा। यहां से हम सारी कैलकुलेशन जब करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला आता है और वो फार्मूला है L इज इक्वल टू m lambda over 2। तो स्टूडेंट्स यहां L क्या है, L है डिस्टेंस मूव्ड बाय मिरर। मिरर ने कितना मूव किया, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय मिरर। M क्या है स्टूडेंट्स, कि फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हुई हैं, तो फ्रिंज शिफ्टिंग।
और लैम्डा तो आपको मालूम है वेव लेंथ है। अगर आपको उस लाइट की वेवलेंथ पता हो और आप टेलीस्कोप पर देखें कि कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई हैं, इनकी वैल्यूज यहां पुट करें तो आपको पता चल जाएगा मिरर ने कितना मूव किया है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, याद रखिएगा ये जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई है ना, ये आपने बुक से लिखनी है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी एग्जैक्ट थ्योरी लिखूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि थ्योरी के अंदर आपने कौन सा पैराग्राफ लिखना है। ये जो आपको 2 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, ये थ्योरी के अंदर लिखने हैं और फिर आपने एंड पर ये फॉर्मूला लिखना है। अब जरा स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, हमें पता चल जाएगा कि मिरर ने कितना मूव किया है। अब जरा इमेजिन करें कि मैं किसी भी चीज की लेंथ मेजर करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, उस चीज को सपोज करते हैं, ये सिर्फ सपोज करो तो आपको आइडिया हो कि हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे इंटरफेरोमीटर से। उस चीज को, वो जो छोटी सी चीज है, मैं उसको किसी मिरर के साथ यहां पर रखता हूं। उसके लिए मुझे मिरर को मूव करना पड़ेगा। जब मैं मिरर को मूव करूंगा तो मैं देखूंगा वहां पर फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई हैं, और जब मुझे पता चलेगा फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई हैं तो मैं फिर ये फॉर्मूला लगाकर वहां से देख लूंगा कि मिरर ने कितना मूव किया होगा। और मिरर ने कितना मूव किया होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर होगा। तो यहां से हमें पता चल जाएगा वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो ये है असल तरीका, अगर हम इसको आसान तरीके से एक्सप्लेन करें कि डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा, बात करते हैं यूजेस की। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का क्या फायदा है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो आपके पेज पर लास्ट में ये 2 पैराग्राफ दिए हैं, इसमें आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कुछ फायदे बताए जाएंगे। सबसे पहले तो वो बताएगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर से बहुत छोटा डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। तो डिस्टेंस कितना, अप टू 100 नैनोमीटर या 10⁻⁻⁴ millimeter can be measured by using blue light। याद रखिएगा, ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। लेकिन मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से बता दूं कि ये 100 नैनोमीटर तक डिस्टेंस कैसे मेजर किया जा सकता है। देखिए, ये है डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है L = m λ/2। आप चाहते हैं कम से कम डिस्टेंस मेजर करना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अगर आप स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप स्मॉलेस्ट फ्रिंज शिफ्ट मेजर करेंगे, स्मॉलेस्ट शिफ्ट मेजर करेंगे और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ यूज करेंगे। अगर आप सब की स्मॉलेस्ट यूज करेंगे तो आप जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कम से कम डिस्टेंस मेजर कर सकेंगे। अब वो कितना होगा, देखें स्मॉलेस्ट शिफ्ट क्या है। आप लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था कि अभी जो फ्रिंज पैटर्न था उसमें अगर आपके क्रॉस वायर के ऊपर ये एक ब्राइट फ्रिंज है और इसकी जगह पिछली ब्राइट फ्रिंज आ जाए तो इसे बोलते हैं ये एक शिफ्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे छोटा चेंज फ्रिंजेस में क्या आ सकता है, तो सबसे छोटा चेंज तो ये आ सकता है कि इस ब्राइट की जगह पिछली डार्क आ जाए। अब इससे कम तो चेंज हो नहीं ना सकता कि बिल्कुल साथ वाली डार्क ही आ सकती है। इसका मतलब ये तो पूरी शिफ्ट भी नहीं है, ये तो आधी शिफ्ट है। यानी कि आप जो फ्रिंज पैटर्न पर सबसे छोटी शिफ्ट कौन सी देख सकते हैं, आधी शिफ्ट। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट शिफ्ट क्या है, हाफ शिफ्ट। एक ब्राइट की जगह पिछली डार्क आ जाए, बस ये सबसे छोटा आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी शिफ्ट है। अब जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, आपको मालूम है आपकी विजिबल लाइट के अंदर सबसे छोटी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, जो कि ब्लू लाइट की है। तो अगर आप बहुत थोड़ा डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, आप सबसे छोटा चेंज मेजर करें फ्रिंज शिफ्ट में और सबसे छोटी वेवलेंथ लें। तो आपके पास जरा देखते हैं डिस्टेंस कितना आएगा। आपके पास डिस्टेंस आएगा m 1/2 था कम से कम डिटेक्टेबल चेंज, और लैम्डा क्या है, सबसे छोटी वेवलेंथ 400 डिवाइड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, या अभी आप 400 की जगह लैम्डा ही लिखा रहने, ये हमारे पास आ जाएगा λ/4। तो आपकी बुक कहेगी कि λ/4 कम से कम डिस्टेंस है। और अगर आप ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं तो लैम्डा क्या होगा, 400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ जाएगा जी, 100 नैनोमीटर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया।
तो छोटे से छोटा डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर से वो 100 नैनोमीटर, इससे कम नहीं मेजर कर सकते। और आपको मालूम है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा डिस्टेंस मेजर किया जा सके उसे लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो आप एक किस्म का इसको लीस्ट काउंट कह सकते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दूसरा फायदा क्या है कि हम लोगों ने डिफाइन किया स्टैंडर्ड मीटर। स्टूडेंट्स आपको मालूम है मीटर की जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज होती रही हैं वक्त के साथ साथ। तो अब हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करते हुए हमने मीटर की एक बड़ी ही जदीद डेफिनेशन की वेवलेंथ की बुनियाद पर। और वो डेफिनेशन क्या थी कि एक मीटर क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1553163.5 वेवलेंथ of red कैडमियम लाइट। कि कैडमियम की जो रेड लाइट है उसकी अगर इतनी वेवलेंथ हो तो हमारे पास 1 मीटर कहलाएगा। तो ये हमारे पास नई मीटर की डेफिनेशन जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की वजह से हो सकी थी। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए कुछ फायदे, इसको मैंने आपको बता दिया कि बुक ने कहाँ लिखे। आई होप कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर को आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। इसको लेक्चर को बार बार देखें, अगर आपको दोबारा इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।